नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th हिस्ट्री इतिहास चैप्टर 3 को पढ़ाने वाला हूँ और चैप्टर 3 का नाम है यायावर साम्राज्य। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आपके एग्जाम में यायावर साम्राज्य के चैप्टर से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर के कीवर्ड पॉइंट को समझते हैं कि यायावर साम्राज्य क्या था, यायावर साम्राज्य किसे कहते हैं या फिर यायावर साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। देखिए, यायावर साम्राज्य की जो अवधारणा है, मान्यता है, जो इसके बारे में जानने का ज्ञान है, वो विरोधात्मक प्रतीत होता है। विरोधात्मक कहने का मतलब है कि इससे जो जानकारी प्राप्त होता है ना, उससे विरोध का आभास होता है। इससे विरोध प्रतीत होता है क्योंकि जो यायावर लोग हुआ करते थे, जो इस साम्राज्य के अंदर के लोग थे, वो घुमक्कर होते थे। घुमक्कर कहने का मतलब है कि वो एक जगह पे नहीं रुकते थे, वो एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह, जैसे हम लोग खानाबदोश पढ़ते हैं ना या फिर बंजारा पढ़ते हैं, जो एक स्थान पे नहीं रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ मान्यता यायावर साम्राज्य के बारे में भी था कि यायावर साम्राज्य के जो लोग थे वो घुमक्कर होते थे। मध्य एशिया के मंगोलों ने पार महाद्वीप साम्राज्य की स्थापना की। याद रखिएगा कि मध्य एशिया के अंदर जो मंगोल रहते थे, जो मंगोलियन हुआ करते थे, मंगोलों के बारे में भी एक इतिहास है। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे मंगोलों के बारे में पढ़ाया गया है, यदि आपने मंगोल के बारे में नहीं पढ़ा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। इससे आपके ना मंगोल के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि मंगोल साम्राज्य क्या था, मंगोल साम्राज्य का मुखिया कौन था और मंगोल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। ये सारी जानकारी उस वीडियो में दी गई है। तो जो मध्य एशिया के मंगोल थे, उन्होंने ही इस साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी? यायावर साम्राज्य की। और यह भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात था। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जब यायावर साम्राज्य की स्थापना हुई तो इनके पास ना एक भयंकर सैनिक थे, मतलब बहुत ज्यादा बहुत मजबूत सैनिक हुआ करते थे, जिसके माध्यम से ये दूसरे राज्यों के साथ युद्ध करते थे और उनसे युद्ध जीता भी करते थे। इनके पास बिल्कुल एक प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात था। कहने का मतलब है कि हर एक राज्य, देश या शासन सत्ता को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं। तो यायावर साम्राज्य के पास वो सारे नियम और कानून थे जिसके माध्यम से ये अपने राजपाट को चला रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है यायावर समाजों के ऐतिहासिक स्रोत। अब हम बात करेंगे यायावर जो समाज हुआ करता था उसके ऐतिहासिक स्रोत, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं या फिर मिली है जिससे हमें यायावर साम्राज्य के बारे में पता चलता है। हमें तो ये पता है ना कि हमें अगर किसी भी पौराणिक सभ्यता के बारे में जानना होता है या हमने जितनी भी पुरानी सभ्यताओं के बारे में जाना है, उनको जो जानकारी का स्रोत है वो खुदाई के माध्यम से मिले हुए उनकी वस्तुओं से ही होता है। चाहे वो खुदाई में जो भी वस्तु मिले, अभिलेख मिले, सिक्के मिले, अनाज के दाने मिले या जानवरों का हड्डी मिले या फिर घर मिले, ये सारी चीजें जो है वो खुदाई के दौरान मिली है, तभी पता चल पाता है कि वो सभ्यता किस प्रकार से काम करती थी, कैसे रहती थी। तो अब हम बात करेंगे यायावर समाज के ऐतिहासिक सोर्सेज के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हमारा है इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज। कुछ निर्णायक स्रोत हमें चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध है। अब देखिए, यायावर साम्राज्य के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होता है, एक तो पहले वो यात्रा वृत्तांत से प्राप्त होता है। यात्रा वृत्तांत कहने का मतलब है कि आज के समय में भी बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह तक घूमने के लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके घर से कोई मान लो आप दिल्ली में रहते हो और दिल्ली से कोई हिमाचल प्रदेश चला गया, तो वो भी एक प्रकार का यात्रा है। अब वो वहां जाके क्या करेगा, वहां पे घूमेगा और फिर जब वहां से वो वापस आएगा तो वहां की सारी जानकारियां आप लोगों को बताएंगे। फैमिली में इन चीजों को शेयर किया जाता है। तो यही होता है यात्रा वृत्तांत, कि हम कैसे गए, हम रास्ते में क्या देखे, वहां पे हमें क्या क्या चीज देखने को मिला। तो ऐसे ही जब
पहले के समय में यात्री लोग एक जगह से दूसरे जगह तक किसी कारणवश, चाहे वो व्यापार हो जाए या फिर धर्म को लेके घूमना हो जाए या फिर किसी जानकारी के लिए घूमना हो जाए, तो ये यात्रा वृत्तांत में वो जानकारियां बताते थे। साथ ही साथ साहित्यकार जो पहले के समय में चीजों को लिख कर रखा करते थे, उनके दस्तावेज से भी पता चलता है यायावर साम्राज्य किस प्रकार था। इसके अलावा हमें चीनी, मंगोली, फारसी, अरबी भाषा में इनके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों के माध्यम से यायावर साम्राज्य की जानकारियां प्राप्त होती है। सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है हम चीनी, मंगोलियाई, फारसी, अरबी, इतावली, लैटिन, फ्रेंच और रूसी, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया है, चाहे वो चीनी हो, मंगोलियाई हो, फारसी हो, अरबी हो, इतावली हो, लैटिन हो, फ्रेंच हो, रूसी हो, ये सभी एक प्रकार के भाषा है, लैंग्वेज है, ये सभी एक प्रकार का समाज भी है। इनके स्रोत से परागमन मंगोल साम्राज्य के विस्तार में पढ़ने में महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। अगर हमें, क्योंकि मंगोलों ने ही मिलकर यायावर साम्राज्य की स्थापना की थी और हमें यायावर साम्राज्य के बारे में चीन की जानकारी से हासिल होता है, इसके अलावा मंगोलियाई लोग से फारसी, अरबी, इतावली, लैटिन, फ्रेंच और रूसी, ऐसे ऐसे भाषाओं में और ऐसे ऐसे लोगों के समाज से हमें यायावर साम्राज्य के बारे में या फिर यायावर समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मध्य एशिया के यायावर साम्राज्य की विशेषताएं। जो मध्य एशिया में मंगोलों ने यायावर साम्राज्य का निर्माण किया था, एक साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके बारे में हम उनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे कि उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं थी। देखिए, अगर आपको यायावर साम्राज्य की विशेषता को पूछा जाए तो सबसे पहला पॉइंट है, इन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में परमा महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में की थी। देखिए, ज्यादातर आपको यही याद रखना है, जो मंगोलों का शासक हुआ करता था या फिर जो यायावर साम्राज्य का स्थापक था, उसमें चंगेज खान का नाम आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि चंगेज खान जो था वो इसका मुखिया था। जो पहले एक कबीला हुआ करता था जो बाद में राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया, उसका मुखिया कौन था? चंगेज खान था। उसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। जो चंगेज खान था ना, उसका साम्राज्य कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था, यूरोप के अंदर भी था, एशिया महाद्वीप के अंदर भी था, मतलब कि पूरे विश्व के एक बड़े हिस्से पर चंगेज खान का शासन हुआ करता था। तीसरा पॉइंट है, कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दीनहीन, जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और अखपथ परिवेश में बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के ये यायावर ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे, इन पर ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रभाव न पड़े इसलिए अलग थे। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि कृषि पर आधारित चीन की जो साम्राज्यिक निर्माण है, उसमें आपको देखना है कि मंगोलिया के जो यायावर साम्राज्य के लोग थे, उन्होंने जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक जीवन बिता रहे थे, मतलब बहुत ही शांति में खेती करना है, पशुओं को पालना है और अपना जीवन चलाना है। लेकिन मध्य एशिया के जो यायावर साम्राज्य थे, वो थलग द्वीप के निवासी नहीं थे, मतलब इस द्वीप के रहने वाले नहीं थे। निवासी नहीं होने का मतलब है जो किसी एक खास जगह का निवासी नहीं हो, उसे हम उस जगह के अनिवासी के रूप में जानते हैं। तो ये ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े इसलिए ये अलग द्वीप पे जाके अपना जीवन बिता रहे थे। पॉइंट हमारा कहता है, इन समाजों में विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा। अगर हम यायावर साम्राज्य की बात कर लें तो यायावर साम्राज्य में क्या हुआ कि विश्व में बहुत सारे देश उस समय भी थे, लेकिन यायावर साम्राज्य ने इन सभी देशों के साथ संपर्क बनाए रखा, उनके ऊपर अपना प्रभाव भी छोड़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग थे। कहने का तात्पर्य यह है कि यायावर साम्राज्य ने विश्व के दूसरे दूसरे बड़े बड़े देशों से, संपत्ति वाले देशों के साथ अपना संपर्क बना के रखता था, उनके साथ व्यापार करता था, उनके साथ सीखता था, महत्वपूर्ण चीजें उसे सीखने के लिए मिलता था। तो ये मध्य एशिया के यायावर साम्राज्य की विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है
मंगोलों की सामाजिक स्थिति। अब मंगोलों की सामाजिक स्थिति कैसी थी? हमने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा है कि मध्य एशिया में यायावर साम्राज्य की विशेषताएं क्या है। यायावर साम्राज्य मतलब उनके क्या-क्या ऐसी खूबियां थी, इसके बारे में तो हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि समाज के अंदर जहां पे मंगोल रहते थे, जहां पे यायावर साम्राज्य की चर्चाएं हो रही है, वहां पे उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, अर्थात वो आपस में कैसे रहते थे, एक जगह पर वो आपस में साथ में कैसे रहते थे। तो पहला पॉइंट हमारा कहता है मंगोल समाज में विविध सामाजिक समुदाय हुआ करते थे, अलग अलग सामाजिक समुदाय हुआ करते थे, जिसमें कुछ लोग पशुपालक थे, मतलब जो पशुओं को पालते थे, कुछ शिकारी संग्राहक थे, कुछ आखेट करते थे। शिकारी संग्राहक और आखेट का मतलब हो गया जो जंगलों में छोटे मोटे जानवरों को मारकर अपना गुजारा करते थे, उन्हें हम शिकारी संग्राहक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पशुपालक समाज में घोड़े, भेड़, ऊंटों को पाला जाता था। जो पशुओं को पालते थे ना, वो पशुओं में किसको पालते थे? घोड़ों को पालते थे, भेड़ को पालते थे, ऊंटों को पाला करते थे। ये मंगोलों की समाज की स्थिति थी, जो उनके अंदर पशुपालक समाज था। उसमें वो घोड़ों को पालते थे, भेड़ को पालते थे और ऊंटों को पाला करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पशुपालक मध्य एशिया की घास के मैदान में रहते थे। ये याद रखिएगा, जो पशुपालक हुआ करते थे वो मध्य एशिया के घास के मैदान में रहा करते थे। यहाँ छोटे छोटे शिकार उपलब्ध हुआ करते थे, जिनका शिकार करके वो अपने भोजन के रूप में या बेचने के रूप में या फिर उनके चमड़े से किसी वस्तु बनाने के रूप में उपयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है शिकारी संग्राहक जो थे वो साइबेरियाई वनों में रहते थे। याद रखिएगा, जो शिकार करने वाले संग्राहक थे वो साइबेरिया के जंगलों में रहते थे और पशुपालकों की तुलना में गरीब हुआ करते थे। जो पशु पालते थे ना, वो ज्यादा धनी हुआ करते थे और जो शिकार करके रहते थे वो उनसे गरीब हुआ करते थे। चारण क्षेत्र में साल की कुछ अवधि में कृषि करना संभव, परंतु मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया। देखिए, चारण क्षेत्र कहने का मतलब हो गया जो समतल क्षेत्र है, जो हरा घास का मैदान है, उसमें कृषि करना संभव था, लेकिन जो मंगोली थे, जो मंगोल के थे, उन्होंने कृषि को नहीं अपनाया। वह आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए परिवारों तथा कुलों के परिसंघ बना लेते थे। वो लड़ाई करने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए, दूसरे कबीलों से युद्ध करने के लिए अपने परिवार और कुलों का एक ग्रुप बना लिया करते थे। ये लोग क्या करते थे? पशुधन के लिए लूट मार करते थे, मतलब जानवरों को ही लूट के ले जाते थे। ये तो ना पशु पालन करते थे और ना ही खेती करते थे। ये दूसरों के पशुओं को लूट लाट के लेके जाते थे, चोरी कर लेते थे, डकैती कर लेते थे एवं चारागाह के लिए लड़ाइयां लड़ते थे। अब देखिए, उस समय लड़ाइयां जो होती थी, आज की लड़ाइयां और उस समय की लड़ाइयां को देख लीजिए। आज की लड़ाइयां पैसे के लिए होता है, जमीन के लिए होता है। उस समय जंगल के लिए होता था, पशुओं को खिलाने के चारा के लिए लड़ाई होता था। तो ये मंगोलों की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मंगोलों के सैनिक प्रबंधन की विशेषताएं क्या थी। अब हम मंगोल के सैनिकों के बारे में जान लेते हैं कि उनके सैनिक प्रबंधन किस प्रकार से काम करते थे। सबसे पहला पॉइंट है मंगोल सैनिक में प्रत्येक सदस्य स्वस्थ, व्यस्क और हथियारबंद घुड़सवार दस्ता होता था। मंगोल के अंदर जो सैनिक हुआ करते थे वो स्वस्थ हुआ करते थे, हेल्दी, हट्ठे कट्ठे हुआ करते थे, व्यस्क हुआ करते थे, मतलब जवान नौजवान हुआ करते थे। हथियार बंद घुड़सवार दस्ता होता था, घोड़ों पर सवारी करके ये युद्ध करते थे। इसके अलावा सेना में अलग अलग जातियों के संगठित सदस्य हुआ करते थे। सेना में अलग अलग, क्योंकि वहां भी विविधता था, अलग अलग जाति के लोग रहते थे, तो उन अलग अलग जातियों में से अलग अलग जत्था बनाया जाता था उनके जातियों के हिसाब से। उनकी जो सेना थी वो तुर्की मूल और कैराइट भी शामिल थे। उनके सेना में तुर्की मूल के लोग भी शामिल थे और कैराइट लोग भी शामिल थे। उनकी सेना स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई थी और जो मंगोलिये थे उनकी जनजातीय समूह को विभाजित करके नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त किया गया। नए तरीके से सैनिकों का यहाँ पे निर्माण किया गया था। सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की थी। उस समय भी जो मंगोली के पास जो जत्था हुआ करता था अलग अलग, उसमें जो सबसे ज्यादा सैनिकों का जत्था था उसमें 10,000 सैनिक हुआ करते थे। मंगोली सैनिक का इस प्रकार से प्रबंधन आपने समझ लिया और इनकी विशेषताओं को भी जान लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बुखारा पर कब्जा। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 13वीं शताब्दी में ईरान पर
मंगोलों के बुखारा की जो विजय का वृत्तांत है, एक फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी ने 1200 ईस्वी में दिया था। याद रखिएगा, बुखारा एक जगह का नाम है। इस पर कब्जे की बात हो रही है, मतलब इसको कंट्रोल में लेने की बात हो रही है। 13वीं शताब्दी की बात है। ईरान पर मंगोलों के बुखारा का विजय का वृत्तांत कौन सुनाता है? एक फारसी इतिवृत्तकार जो इतिहास को बताने वाला होता है, वो बताता है। 1220 ईस्वी में ये बताया था। उसने क्या कहा कि नगर की विजय के बाद चंगेज खान उत्सव मैदान गया। किसने विजय किया था? चंगेज खान ने किया था। और उसके बाद वो उत्सव मैदान गया जहां पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे। वहां पे नगर के सिटी के सभी धनी जो रिच व्यापारी थे वो एकत्रित थे। उसने उन्हें संबोधित करके कहा, अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों के पास अनेक पाप हैं, मतलब बहुत सारे पाप किए हो तुम लोगों ने, और तुम में से जो अधिक संपन्न होगा वो सबसे अधिक पाप किया होगा। मतलब यहाँ पे चंगेज खान ने जब बुखारा पे विजय प्राप्त किया तो उस शहर में जाके उस शहर के जितने भी धनी व्यापारी थे उन लोगों को क्या कहा कि तुम लोगों को पता है क्या कि तुम लोगों ने जीवन में कितने पाप किए हैं? तुम लोग पापी हो, तुम लोगों ने बहुत सारे पाप किए हैं, और तुम्हारे शहर में जो सबसे बड़ा व्यापारी है उसने सबसे ज्यादा पाप किया होगा। इसके बाद अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है, तो मैं इसके लिए कहूंगा कि मैं ईश्वर का दंड हूं। मैं ही ईश्वर हूं। चंगेज खान ने कहा, मैं ही ईश्वर हूं। तुमने पाप नहीं किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास नहीं भेजा होता। उसने कहा कि तुम लोग अगर पापी नहीं होते, तुम लोगों ने अगर पाप नहीं किया होता, तुम लोगों ने अगर लोगों को दुख नहीं दिया होता, तो आज हम तुम्हारे शहर पे कब्जा करके तुम्हारी ये हालत नहीं कर रहे होते। कहीं ना कहीं तुम पापी हो, इसीलिए मुझे ईश्वर ने भेजा है तुम लोगों को दंड देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 13वीं शताब्दी में मंगोलों की शासन की विशेषताएं। अब 13वीं शताब्दी में जो मंगोल का शासन था इसकी विशेषताओं को जान लेते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य तक, मतलब बीच के समय तक, मंगोल एक एकीकृत जन समूह के रूप में उभर कर सामने आया। एकीकृत कहने का मतलब है एक जत्थे की तरह सामने उभर कर आया, और उसने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, मतलब बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया था। इस जो चंगेज खान यहाँ पे अपने शासन सत्ता को बड़ा कर रहा था, वो इतना बढ़ा रहा था कि इससे पहले दुनिया ने कभी उसे देखा नहीं था। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया, मतलब जो शहर बहुत ही ज्यादा जटिल था, जहां पे शासन करना बहुत समस्याओं से घिरा हुआ था, चंगेज खान ने उन शहरों पर भी शासन किया। अपने अपने इतिहास, संस्कृतियां और नियम थे। हालांकि मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप से वो अल्पसंख्यक ही थे। याद रखिएगा, मंगोल संख्या में तो कम थे, लेकिन फिर भी इनका प्रभाव जो था इनके राज्य पर ज्यादा था, क्योंकि चंगेज खान इन्हीं के जाति से था और अपने राजा के प्रभाव को कोई नहीं टाल सकता है। तो ये 13वीं शताब्दी में मंगोलों की शासन विशेषताओं के बारे में था। अब काफी देर से हम मंगोल यायावर कर रहे हैं, तो अब हम थोड़ा इसके प्रमुख चंगेज खान के बारे में जान लेते हैं कि चंगेज खान कौन था। क्योंकि चंगेज खान इस चैप्टर का अहम मुद्दा है, हीरो है, आप कह सकते हैं, एज ए मतलब कि प्रधान की तरह हुआ है। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया, प्रारंभिक नाम तेमुजीन था। याद रखिएगा, मंगोलिया में हुआ, और चंगेज खान का नाम ना बाद में चंगेज खान पड़ा, शुरुआत में इसका नाम तेमुजीन था। 1206 ईस्वी में शक्तिशाली जुमका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजीन एसपीपी क्षेत्र की राजनीतिक और सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। सबसे पहले कोई चंगेज खान का नाम नहीं था, चंगेज खान को कोई नहीं जानता था, लेकिन क्या हुआ, 1206 ईस्वी में बहुत ही एक शक्तिशाली जत्था समझ लीजिए या फिर समुदाय समझ लीजिए हुआ करता था, जिसका नाम था जम्मू का। पहला तो ये था, दूसरा था नेमन, ये दूसरा था। ये दो जो समुदाय थे उस समय के सबसे ताकतवर समुदाय हुआ करते थे। लेकिन तेमुजीन, जिसका नाम आगे चल के चंगेज खान हुआ, उसने इन दोनों दलों को हराया, और इसको हराने के बाद अपने आप को प्रभावशाली बनाया। उसने चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि धारण की। देखिए, चंगेज खान का ही नाम समुद्री खान भी था, और सार्वभौम शासक की भी उपाधि उसे प्राप्त हुई थी।
मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। किसे? तो शुरुआत में क्या नाम था? तेमुजीन। उसके बाद क्या नाम हुआ? चंगेज खान। इसी का नाम क्या था? समुद्री खान। इसी का दूसरा नाम क्या था? सार्वभौम शासक। ये सारे नाम के नाम से सिर्फ और सिर्फ चंगेज खान को जाना जाता है। तो देखिए, इसे ना मंगोलों का महानायक घोषित किया गया, बहुत बड़ा शासक घोषित किया गया। पॉइंट हमारा कहता है चंगेज खान और मंगोलों का विश्व का इतिहास में स्थान। देखिए, मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। वाकई में चंगेज खान एक महान शासक था भी, और मंगोलों के लिए तो वो महान शासक था ही। उसने मंगोलों को संगठित किया, मतलब जमा किया, इकट्ठा किया। चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई। जो चीनी लोग हुआ करते थे, वो जिस प्रकार से मंगोलों का शोषण करते थे, उससे उन्हें मुक्ति दिलाई। इसके अलावा महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया, व्यापार के रास्ते और बाजार को पुनर्स्थापित किया। व्यापार के समस्या का समाधान करके एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने की कड़ी को जोड़ा। इसका शासन जो था वो बहुजातीय था, मतलब अलग अलग जाति के लोग इसके शासन के अंदर रहते थे। बहुभाषी था, इसके साम्राज्य में रहने वाले लोग अलग अलग भाषा भी बोलते थे। बहुधार्मिक भी था, सभी लोग अपने अपने इच्छा के अनुसार अपने अपने धर्मों को फॉलो कर सकते थे। अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था, एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, और चंगेज खान एक महान राष्ट्र नायक के रूप में उभरा। मतलब कि मंगोलिया के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं मंगोलों के लिए, चंगेज खान एक महान शासक था, महान राष्ट्र नायक था। और इसकी मतलब समझिए कि वहां पे वर्चस्व बहुत ज्यादा था, या वहां के जो लोग थे वो चंगेज खान की बातों को फॉलो किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां। आइए अब हम जान लेते हैं चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां क्या क्या है। तो चंगेज खान के सेना में कुशल घुड़सवार सेना हुआ करता था। तीरंदाजी मतलब तीर कमान चलाने का अद्भुत कौशल हुआ करता था। लोगों के पास मौसम की जानकारी हुआ करती थी, लोग वहां पे मौसम की जानकारी रखते थे। चंगेज भी खान है, और मौसम की जानकारी उसके अंदर लोग रखते थे। घेराबंदी की नीति करने के बारे में लोगों को जानकारी था कि कैसे युद्ध किया जाए, कैसे दुश्मनों को घेरा जाए। तो चंगेज खान में ये सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मौसम की जानकारी, क्योंकि मौसम की जानकारी के अनुसार ही वो कहीं युद्ध किया करते थे। कभी मान लो कि चंगेज जो खान है, वो अगर युद्ध करने जाए और वहां पे उसे मौसम की जानकारी ना हो, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, बहुत ज्यादा ठंड हो जाए, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, तो फिर खान जो है वो कैसे युद्ध करता। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्था बमबारी की शुरुआत भी यहीं से हुआ था। जो बमबारी या बम बनाने की जो कला है, वो भी खान मतलब चंगेज खान के दौरान ही शुरू हुआ था। हल्के चल उपस्करकों का निर्माण भी यहीं पे किया गया, मतलब कि आसानी से चलाए जाने वाले हथियारों का भी निर्माण चंगेज खान के शासन सत्ता के दौरान ही हो चुका था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है चंगेज खान के वंशजों की उपलब्धियां। अब हम चंगेज खान के वंशज की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे कि चंगेज खान के बाद जो उनके वंशज थे, उन्होंने किस प्रकार के कार्यों को किया है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है मंगोल शासकों ने सब जातियों धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों हथियारबंद सैन्य दल में बहुत ही अच्छे तरीके से भर्ती किया। ऐसा नहीं था कि मंगोल अगर शासन कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ मंगोली लोगों को ही सैनिक में भर्ती किया जाएगा, ऐसा नहीं था। कि सैनिक के अंदर सभी जाति धर्मों के लोगों को इकट्ठा करके भर्ती किया जाता था। इनका शासन जो था वो बहुजातीय था, मतलब सभी जातियों को शामिल करना। बहुभाषी हुआ करता था, सभी भाषा बोलने वाले लोगों को शामिल करना। बहुधार्मिक था, सभी धर्मों के लोगों को इसमें जोड़ा जाता था। तो अपने वह विध संविधान का कोई भय नहीं था। देखिए, साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों का एक परिसंघ बनाया जाता था, एक ग्रुप बनाया जाता था। और मंगोल साम्राज्य जो था वो भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित तथा मंगोली साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा के लिए एक प्रभावशाली शक्ति बना। चंगेज खान ने जिस प्रकार की स्थिति का निर्माण किया था, जैसे कि सभी लोग इसमें शामिल होंगे, सभी भाषा के लोग शामिल होंगे, सभी जाति के लोग शामिल होंगे, तो उसी की पद्धति को उनके वंशज लोग भी लेके चल रहे थे। उन्होंने विविध मत और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया।
हालांकि मंगोल शासक जो थे वो स्वयं भी विभिन्न धर्म एवं आस्थाओं से संबंध रखते थे। जो मंगोल धर्म के लोग हुआ करते थे वो अलग अलग जाति, समुदाय, भाषा और धर्म से संबंध रखते थे, सब एक ही धर्म के लोग नहीं थे। इसमें कौन कौन सा धर्म था? तो मंगोल शासक के अंदर भी समन नामक धर्म धर्म हुआ करता था, बौद्ध धर्म था, ईसाई धर्म था, इस्लाम धर्म के मानने वाले थे। तो ये सभी धर्म के मानने वाले जो लोग थे वो मंगोली शासन में आया करते थे, जबकि उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने व्यक्तिगत मत कभी नहीं थोपे। कई कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को ले लीजिए, इन्होंने क्या किया था कि भारत में आके इस्लाम धर्म के ऊपर ज्यादा जोर देते थे, मुसलमान अपने धर्म का प्रचार ज्यादा करना चाहते थे। लेकिन उस समय में जो चंगेज खान का शासन हुआ करता था उसने कभी भी ऐसा नहीं किया, अपने व्यक्तिगत मत किसी के ऊपर नहीं थोपा कि नहीं तुम्हें ईसाई धर्म ही मानना होगा, नहीं तुम्हें इस्लाम धर्म ही मानना होगा। जिन व्यक्तियों को जिन धर्मों को मान सकते थे वो उन्होंने उस धर्म को मानना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मंगोलों के लिए चंगेज खान की उपलब्धियां। मंगोल के लिए चंगेज खान की क्या उपलब्धियां हैं? तो देखिए, मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक का सबसे महान शासक था। हमने शुरुआत से ही बताया कि चंगेज खान जो था वो मंगोल के लिए एक बहुत महान शासक था। और उसकी उपलब्धियां क्या क्या थी? तो उसने मंगोलों को संगठित किया था, मंगोलों को जमा किया था, लंबे समय से चली आ रही कली लाई जो लड़ाइयां थी, जो चीनियों के द्वारा इनका शोषण किया जाता था, उससे उनको मुक्ति भी दिलवाया। जो चीनी लोग इन लोगों का शोषण करते थे, मंगोलों का शोषण करते थे, उससे उनको मुक्ति दिलवाया। साथ ही साथ मंगोलों को समृद्ध भी बनाया, मजबूत बनाया, पैसे वाला बनाया, व्यापारी बनाया, उनके लिए साम्राज्य तैयार किया। उसने व्यापार के रास्ते और बाजार को पुनर्स्थापित किया, व्यापार को शुरू किया। इसके अलावा वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री इससे आकृष्ट हुए, वहां पे दूर दूर के। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है चंगेज खान ने इस परस्पर विरोधी चित्र का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य की पूरी दृष्टि तरह से मिटा देते हैं। देखिए, यहाँ पे चंगेज खान ने जो ये चीनी के साथ लड़ाइयां चल रही थी, जिस प्रकार से चीनी लोग जो है वो मंगोलियाई लोगों का शोषण कर रहे थे, उसमें कई बातों को बताया है। उसने कहा है कि हमें यह सोचने पे मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक मजबूत देश, एक प्रभावशाली देश अपने से कमजोर और निर्बल देशों के ऊपर या राज्यों के ऊपर या कबीलों के ऊपर अपना प्रभाव प्रभाव दिखाते हैं और उनको पूर्ण रूप से मिटा के अपने अंदर विलय करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है तैमूर एवं चंगेज खान के वंश से संबंध। देखिए, तैमूर और चंगेज खान के वंश के क्या संबंध है, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। 14वीं शताब्दी के अंत की बात है। राजा तैमूर जो एक विश्वव्यापी राजा की आकांक्षा रखता था, तैमूर जो था, तैमूर लंग नाम था इसका, तो ये भी एक बहुत ही मशहूर राजा हुआ करता था। तो इसका भी जो मानना था ना, वो विश्वव्यापी राज की आकांक्षा, कहने का मतलब पूरे विश्व पे राज करने के बारे में सोचता था। और इसने खुद को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया। जब अपने आप को, इसने खुद को विश्वव्यापी राजा बनाने के लिए आकांक्षा रखने के बाद खुद को राजा बनाने में इसको जब संकोच का अनुभव हुआ, क्योंकि वह चंगेज खान का वंशज नहीं था, यह चंगेज खान के वंश से नहीं आता था। जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की तो अपने को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। जब चंगेज खान के दामाद के रूप में तैमूर को जाना गया, तब जाके ये पूरे विश्व में अपने आप को एक, आप ऐसा कह सकते हैं, विश्वव्यापी राजा के रूप में प्रस्तुत करने में खुद को सफलता हासिल दिलाई। चंगेज खान जो था, उसका साम्राज्य मैंने आपको बताया है शुरुआत में, यूरोप, एशिया, इन सभी क्षेत्रों में था। मतलब विश्व के एक बहुत बड़े भाग पे चंगेज खान का शासन हुआ करता था। और दूसरा जो इसके दामाद के रूप में जाना जाता है, तैमूर, ये भी क्या था, एक अपने आप को विश्वव्यापी राजा की तरह प्रस्तुत करना चाहता था। विश्वव्यापी राजा कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया पे इसका अधिकार हो। इसी कारण से इसने खुद को चंगेज खान के परिवार के दामाद के रूप में खुद को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है यास। यास आपका वीवीआई पॉइंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यास को प्रारंभिक स्वरूप में यासाक लिखा जाता था, शुरुआत में यास को यासाक लिखा जाता था। इसे चंगेज खान ने सन 1206 ईस्वी में करितलाई में लागू किया गया था। कुरुतलाई जो था वो एक जगह का नाम था। इसका अर्थ होता है विधि, अज्ञाप्ति या फिर आदेश। इसमें प्रशासनिक विनियम, जिसे आखेट,
सैन्य, डाक प्रणाली का संगठन इत्यादि के नियमों को लिखा जाता था। अखेट का मतलब होता है शिकार करना, सैन्य का मतलब होता है सैनिक और डाक प्रणाली का मतलब होता है किसी भी जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना। तो इन सभी चीजों के नियमों को कुरितलाई में 1206 ईस्वी में चंगेज खान ने ही लागू किया था। इसमें इन्होंने विधियों के बारे में बताया, इसकी जानकारियों के बारे में बताया और आदेश के बारे में बताया, जिससे जनता प्रभावित होकर उसे फॉलो करे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मंगोली शासन व्यवस्था में यास की क्या भूमिका है। तो देखिए यास जो है वो प्रारंभिक स्वरूप में यासाक कहलाता था, मैंने आपको पहले भी बताया है, और इसे हम संहिता भी कहते थे। संहिता का मतलब होता है नियम का एक किताब। चंगेज खान ने 1206 में कुर्तलाई में इसे लागू किया। इसका मतलब आदेश था, ये मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली के नियम और विनियम बताए गए थे। 13वीं शताब्दी के मध्य तक, बीच के समय तक मंगोलों द्वारा एकीकृत विशाल साम्राज्य का गठन भी हुआ। एक बहुत बड़े मंगोली साम्राज्य का निर्माण हुआ। उसमें जो शहर बहुत जटिल हुआ करते थे, जिन शहरों पर शासन करने में काफी समस्याएं होती थी, उस पर भी चंगेज खान ने शासन किया। और इसके शासन प्रणाली में अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा असर हुआ करता था। अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा के लिए यास के पवित्र नियम का आविष्कार का दावा भी हुआ। यास के दौरान पवित्र नियम और आदेश बनाए गए। यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू करवाया जाता था। मतलब यास जो था वो एक नियमावली था, एक कानून का किताब था। और चंगेज खान के बाद जो चंगेज खान के आने वाले लोग थे, जो इनके रिश्तेदार थे, जो शासन कर रहे थे, वो इसी बुक के कारण उन प्रजाओं के ऊपर नियमों को लागू करवा रहे थे। व्यास ने समान अवस्था वाले मंगोलों को संयुक्त किया, मतलब मंगोलों को एक साथ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। चंगेज एवं उसके वंशजों की मंगोलों से निकटता और स्वीकृतता को प्रदान किया। मतलब चंगेज खान ने क्या किया, अपने मंगोली भाई जितने भी थे उन सभी को इकट्ठा करके उनसे निकटता स्वीकृत किया, मतलब उनको अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे मंगोली शासन व्यवस्था जो है वो बढ़ने लगा। यास के वंशजों की कबीलाई पहचान बरकरार रखा गया और जो लोग पराजित हो गए उनको नियम लागू करने के लिए आत्मविश्वास को जगाया गया। उनसे नियम लागू करवाने के लिए उनको फिर से तैयार किया गया। यास जो था वो चंगेज खान की कल्पना शक्ति से प्रेरित था। उसने खुद के अपने कल्पना से इस नियमों को, कानून को लिखा था। विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में यह सहायक था। यास जो था और इसमें जो लिखे हुए नियम थे उसे तो ये लोग पवित्र मानते ही थे, साथ ही साथ मंगोल साम्राज्य की स्थापना में ये काफी अहम भूमिका को निभाया था। पॉइंट हमारा कहता है 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों से हानियां। अब हम कुछ युद्धों के बारे में जान लेते हैं। इन युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए थे, बहुत सारे शहर जो थे उसे समाप्त कर दिया गया। कृषि भूमि को हानि पहुंचाया गया, व्यापार भी चौपट हो गया, बिजनेस भी यहाँ पे समाप्त हो गया। दस्तकारी वस्तुओं के उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। जो लोग छोटे स्तर पे दस्तकारी किया करते थे या फिर घरेलू स्तर पे किसी चीज का निर्माण करते थे, जैसे बर्तन का निर्माण हो गया या फिर किसी अन्य पदार्थ का, ये सारी व्यवस्था जो है वो चौपट हो गई। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो युद्ध हो रहा था उसके कारण इन चीजों का यहाँ पे बहुत ही बुरा असर देखने को मिला। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई इस युद्ध के दौरान। और इससे कहीं अधिकों को ना दास बना लिया गया, मतलब गुलाम के रूप में इन्हें बना लिया गया। लोग मारे भी गए और बहुत सारे लोगों को दास भी बना लिया गया, अर्थात गुलाम बना लिया गया। संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे हम बात सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों की नहीं करेंगे, जो पैसे वाले थे, जो व्यापारी थे, जो जमींदार थे, उन लोगों को भी इस युद्ध के कारण बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा। कृषक वर्ग को भी बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा। मतलब लगभग लगभग बहुत ज्यादा यहाँ पे स्थिति जो है वो खराब हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मंगोल साम्राज्य का पतन। मंगोलों के पतन के मौलिक कारण क्या थे, अब उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि हमने शुरुआत से यायावर साम्राज्य के बारे में पढ़ा है, मंगोली समाज के बारे में पढ़ा है, यास के पवित्र नियमों के बारे में पढ़ा है, चंगेज खान के बारे में पढ़ा है, उसके दो शत्रु कबीलों के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा चंगेज खान ने कैसे चीनी लोगों से मंगोलिया लोगों के शोषण के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, उसके बारे में पढ़ा है। अब हम मंगोल साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़
पढ़ लेते हैं कि कैसे इतने बड़े साम्राज्य, इतने लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्य जिनके अंदर इतनी अच्छी सैन्य व्यवस्था थी, अच्छी जानकारियाँ थी, अच्छे राज्य थे, अच्छे व्यापारी लोग थे, फिर भी इसका पतन कैसे हुआ? तो देखिए उनकी संख्या बहुत कम थी। मैंने शुरुआत से ही बताया है कि मंगोलिया लोगों की जो संख्या थी वो बहुत कम थी। हालाँकि साम्राज्य बड़ा था, लेकिन इसमें अलग-अलग जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते थे, इसलिए साम्राज्य बड़ा लगता था। लेकिन वाक़ई में देखा जाए तो मंगोल के अंदर जो मंगोलियाई थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। प्रजा की अपेक्षा मतलब ये सभ्य नहीं हुआ करते थे। लूट-मार, खसोट, मार-पीट, आपसी विरोध में रहते थे। सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता से मिलाना, दूसरे देशों की सभ्यता से जब ये खुद को मिलाने लगे, तो ये भी इनके पतन का कारण बना। मंगोल द्वारा अन्य धर्म को अपनाया जाना, मंगोलिया लोग पहले एक ही धर्म को मानते थे, खासकर मंगोलिया लोग। लेकिन बाद में जाके कोई ईसाई हो गया, कोई बौद्ध हो गया, कोई मुस्लिम हो गया, तो इससे ना इनका पतन हो गया। इनके ना जितने भी सैनिक थे या जितने भी समाज के लोग थे, वो सब पट गए। अब जो बौद्ध धर्म का पालन करेगा, तो वो तो यही कहेगा कि हम लड़ाई-झगड़ा क्यों करेंगे भाई, हमको खून-खराबा से डर लगता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, जैसे-जैसे ये धर्म परिवर्तन होता गया, वैसे-वैसे मंगोलियों का पतन भी होता चला गया। पॉइंट हमारा कहता है मंगोलों के पतन का मूल कारण क्या था? कौन से ऐसे प्रमुख कारण थे जिससे मंगोलों का पतन हुआ? तो उनकी संख्या बहुत कम थी और अपनी प्रजा की अपेक्षा वो कम सभ्य थे, ऑलरेडी हमने आपको बताया है। और इसके अलावा ये अपनी सभ्यता को दूसरे देशों की सभ्यता के साथ मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने अपने धर्म में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। तो ये सब मंगोल के पतन के मुख्य कारण के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से आपने देखा क्लास 11th हिस्ट्री इतिहास चैप्टर 3 जिसका नाम था यायावर साम्राज्य, जो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर चंगेज खान के जीवन को लेके। तो आपने यहाँ पे जितनी भी जानकारियाँ हासिल की है, आशा करता हूँ कि आपको वो समझ में आ गया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।